अगर किसी व्यक्ति ने अपनी चल अचल संपत्ति की वसीयत किसी व्यक्ति के नाम पर कर दी है और जिस व्यक्ति के नाम पर उसने वसीयत की है उसी व्यक्ति के द्वारा उस वसीयत करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, तो क्या हत्या करने के बाद जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उसकी चल अचल संपत्ति वसीयत के आधार पर उसके हत्या के आरोपी को मिल सकती है? साथियों, वैसे तो आप लोग देखते होंगे अक्सर मैं क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल मामलों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी और महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी लेकर के आपके बीच में हाजिर होता रहता हूं। लेकिन आज इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे, देखेंगे कि लॉ क्या है। और इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है। तो यह एक ऐसा मामला है जो ज्यादातर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस संबंध में भी आपको जानकारी दी जाए। तो साथियों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उसके फैक्ट क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या डिस्कस किया गया, कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई और फाइनली किस तरीके का फैसला दिया गया। साथियों, इस मामले के फैक्ट ये थे कि एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा एक सूट फाइल की जाती है दीवानी की, और यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो अपनी चल अचल संपत्ति की वसीयत मेरे नाम कर गया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ द विल यानी वसीयत के आधार पर मुझे उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। दूसरी तरफ उस मृतक व्यक्ति के परिवार के जो दूसरे लोग थे उन लोगों के द्वारा इसका ऐतराज किया जाता है। ट्रायल कोर्ट में मामला चलता है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा जिस व्यक्ति ने यह कहा था कि वसीयत के आधार पर मुझे मृतक की चल अचल संपत्ति का वारिस घोषित किया जाए उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। उसके खिलाफ मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है, यानी उसी व्यक्ति को उसकी चल अचल संपत्ति का वारिस घोषित कर दिया जाता है जिस व्यक्ति पर उस मृतक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा था। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये केस था मंजुला एंड अदर्स वर्सेज डीए श्रीनिवास, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही गलत काम से लाभ उठाने का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण मैगजिम का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो लैटिन मैगजिम होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिद्धांत होते हैं ये एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्सियो, यानी गलत काम से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता, यह कहावत है। और इस नियम में यह झलकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही गलत काम से लाभ नहीं उठा सकता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों ने एक बात और कही। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वादी के रघुनाथ की हत्या का आरोप है और कहा गया है कि सीबीआई जांच अभी चल रही है। वादी ने अपनी दलीलों में इस बात को छिपाया है। हम पहले ही ये मान चुके हैं कि जो व्यक्ति जरूरी तथ्यों को छिपाने का दोषी है उसे अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है और उसकी याचिका भी खारिज किए जाने लायक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने वसीयत के आधार पर अपनी चल अचल संपत्ति का वारिस घोषित करने के लिए सूट लाया है उसने इस तथ्य को छिपाया है कि उसी व्यक्ति पर उसकी हत्या का आरोप है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कंसील करता है तथ्यों को तो उसको किसी तरीके का अधिकार नहीं देना चाहिए, उसकी याचिका खारिज करने लायक है। कोर्ट ने आगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 है उसकी धारा 25 का हवाला दिया, और यह धारा 25 बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर बहुत ध्यान देने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लगी रोक बिना वसीयत और वसीयत के जरिए होने वाले दोनों तरह के
उत्तराधिकार पर लागू होती है। जिस व्यक्ति पर उस व्यक्ति की हत्या का आरोप है, जिससे वह विरासत का दावा कर रहा है, वह न केवल धारा 25 के तहत बल्कि न्याय, निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों के आधार पर भी अपने अधिकारों का दावा करने का हकदार नहीं है। दीवानी मामलों में पक्के सबूत जरूरी नहीं होते अगर संभावनाओं का पलड़ा अपराध होने की ओर इशारा करता है। दोस्तों, सिविल में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाता है, सुविधा का संतुलन किसकी तरफ है, इर्रिपरेबल लॉस किसका है, इन दो चीजों पे बहुत महत्व दिया जाता है। जबकि क्रिमिनल में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मामले को प्रूव करना होता है, किसी तरीके की शक शुबा ना रहे। तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 25 का हवाला दिया, इससे सीधी सी बात निकल करके आई कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी व्यक्ति की हत्या का आरोप है तो चाहे उसको बिना वसीयत के अधिकार मिला हो, चाहे वसीयत के अधिकार मिला हो, उसको किसी तरीके का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब धारा 25 को भी थोड़ा एक नजर बहुत ही संक्षेप में देख लेते हैं। धारा 25 में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है या हत्या करने में किसी की मदद करता है, वह मारे गए व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार पाने से अयोग्य हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रोविजन है ये सेक्शन 25 का, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का। तो धारा 25 के तहत लगाई गई ये रोक उस व्यक्ति पर लागू होती है जो वसीयत के आधार पर भी मृतक की संपत्ति पर उत्तराधिकार पाना चाहता है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको बहाल कर दिया। यानी कि सीधा जो जवाब है सवाल का यही है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी व्यक्ति की हत्या का आरोप है, भले ही उसके पक्ष में वसीयत हो, तब भी उसको वसीयत के आधार पर भी चल संपत्ति का वारिस नहीं बनाया जा सकता। यदि दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।